So hello students, welcome back to part 3 of the atomic structure। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ। क्लास 11 स्टूडेंट्स जो भी 10th के बोर्ड्स हो सकता है उनके कंप्लीट ना भी हुए हों, कुछ बचे हों, पता नहीं कैसा क्या समा है, कब खुलेगा कब नहीं, लेकिन यार आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए। दोज हु आर planning for IIT, JEE and NEET exams, they should start preparing class 11 topics from now onwards. This is the correct time. Don't waste it. खेलो कूदो, सीरियल्स देखो, फिल्म्स देखो, सब करो, थोड़ा टाइम पढ़ने को भी दो। तो मेरे चैनल पे केमिस्ट्री का सागर में मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज चला रहा हूँ, साथ में एक केमिकल बॉन्डिंग की भी सीरीज और प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उसमें टॉपिक वाइज मैंने उस चैप्टर को डिवाइड किया था जब मैंने वो चैप्टर बनाया था, तो आप टॉपिक वाइज उठाकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। आई सजेस्ट कि आप लोग पहले VSEPR थ्योरी करके एक टॉपिक होगा, वहाँ से शुरुआत करें। उसके बाद कोई भी ऑर्डर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट ट्राई टू वॉच VSEPR थ्योरी, उसके बाद सब समझ में आएगा। और इसका इंट्रोडक्शन आप लोग केमिकल बॉन्डिंग का क्लास 10th में पढ़ ही चुके हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आई होप आप लोग अपना टाइम यूटिलाइज करेंगे। आइए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, सो इट्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करते थे? न्यू से। वेव नंबर न्यू बार से। एनर्जी E से। एसोसिएटेड विद द फोटॉन्स ऑफ द रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको जरा मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना था? 10⁻⁻10 मीटर। अब बेटा फॉर्मूलेज आपको पता है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, बस पुट कर देना वैल्यूज, आंसर आ जाएंगी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। C क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा सामने दिया है 6000 × 10⁻⁻10 मीटर। कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। वेव नंबर रेसिप्रोकल होता था किसके? 1 बाय लैम्डा के, मतलब सॉरी रेसिप्रोकल होता था वेवलेंथ का, तो 1 बाय लैम्डा यानी कि 1/6 × 10⁻⁻7। कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसमें h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है? 6.626 × 10⁻34 × 3 × 10⁸, जो कि C की वैल्यू है। लैम्डा फिर से 6000 × 10⁻⁻10। ये किस में आएगी बेटा? एनर्जी जूल में आएगी। क्लियर? बात समझ में आती है? बताओ कोई दिक्कत हुई? स्ट्रेट अवे फॉर्मूला अगर आपको याद है पूरा क्वेश्चन आप कर लोगे। और स्कूल बेसिस पे अगर हम बात करें तो 2 या 3 मार्क्स में इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब तो 11th भी बोर्ड्स हो गया है SC वालों के लिए, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस पाए जा सकते हैं। अगर आप CBSE में हैं तो मैं बता दूं कि NCERT ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट? ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें हमने ये कहा हो कि अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट निकालने को आएगा तो हम ये इस्तेमाल करेंगे? याद करने की कोशिश करो। पार्ट 1 में तो ऐसा नहीं था, पार्ट 2 में होगा। याद आया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का लास्ट पोस्टुलेट क्या कहता था? E इक्वल टू NhC बाय लैम्डा। बॉय बादशाह। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट? तो n निकालना है बेटा, जिसमें E क्या है? 1 जूल है, n पता नहीं है, h घिसा बेटा 6.626 × 10⁻34, C 3 × 10⁸। कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूं, वो आप लोग कर लेना। 4000 पिकोमीटर को मीटर में बदलना जरूरी है, तो 4000 × 10⁻12। सब कुछ गिवन है, क्या नहीं गिवन है? n। ये निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट एंड लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ 242 नैनोमीटर। ये आपको वेवलेंथ दी गई है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके
आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, आसान है। इस पर बेस्ड अभी तक जितने क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आप इस टॉपिक्स पर देखोगे आसान है। इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज दी सोडियम एटम। तो अगर बेटा एक बात समझो, आप इतनी वेवलेंथ की लाइट किसी भी सोडियम एटम पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे डाल रहे हो और उसमें लिखा है कि इट इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज दी सोडियम एटम, का क्या मतलब हुआ कि ये हमें इतलाह कर रहा है कि ये जो वेवलेंथ है और इस वेवलेंथ से एसोसिएटेड इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होता था क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी एक वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है which is required by an atom, which is required by the outermost shell of an atom to lose its electron। ठीक है ना, हम वो मिनिमम शक्ति जो एक किसी एटम को देते हैं ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें, क्योंकि वो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें सबसे कम होता है। और हाँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे भी हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। कब? इसके जस्ट बाद चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसमें डिटेल में बहुत घुस घुस के बातें करेंगे। Meanwhile, what we are dealing with the question which is saying that a particular wavelength is incident on the sodium atom and that sodium atom will ionize itself. So what does it signifies? That the wavelength has been associated with some energy as according to the Planck's quantum theory, which we have studied, E equal to hc by lambda. If any light, if any radiation has a frequency, has a wavelength, then there must be an energy associated with it. तो अगर ये लैम्डा सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए मुकम्मल है, कामयाब है, यानी कि वो उससे रिलेटेड जो एनर्जी होगी वो क्या होगी उसकी बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो अगर क्वेश्चन में खुद ब खुद उसने कह दिया ये बात कि कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आपसे ई ही पूछ रहा है जो कि वो प्लैंक्स में पढ़ा था, इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो एक बार फिर से देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, E इक्वल टू hc बाय लैम्डा। H का मतलब 6.626 इंटू 10⁻⁻34, C का मतलब 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा का मतलब 242 इंटू 10⁻⁹। बेटा इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा इट विल कम अराउंड 0.0821 इंटू 10⁻⁻17 जूल। और ये जो एनर्जी है किसकी है, एक एटम के लिए ना, तो पर एटम लिख सकते हैं। ठीक मेरे बच्चों, आपको क्या चाहिए था, किलो जूल पर मोल में चाहिए। ये किस में आया, जूल पे आया, जूल पर एटम में आया। तो किलो जूल में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किलो जूल में करने के लिए जो हमारा आंसर आया है 0.0821 इंटू 10⁻⁻17, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 1000 हो गया। और एक एटम में कितने मोल्स होते हैं, एक मोल में सॉरी कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रोस के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो मैंने क्या किया, मैंने यूनिट का बदलाव किया। ये मेरा आंसर आ गया था, लेकिन जूल में आंसर मांग नहीं रहा है, वो यूनिट का बर्ताव, मतलब यूनिट को चेंज कर रहा है। वो कह रहा है किलो जूल पर मोल में बताओ। तो पहले हमने क्या किया बेटा, जूल को किलो जूल में बदला बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000, फिर पर मोल के लिए कह रहा था तो मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर से। अब जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। आगे यहां यूनिट क्या लगा देंगे, किलो जूल पर मोल। चलिए नेक्स्ट, 25 वॉट। बेटा वॉट किसकी होती है, वॉट लगा दूंगा मैं, तेरी तो वॉट का मतलब क्या है, किसकी यूनिट है, पा। तो अंग्रेज लोग जो भी होते हैं ना, वो हम लोग की तरह, हम इंडियन एसेंट की तरह ऐसे नहीं बोलते, अबे पावर पावर वावर कुछ नहीं बोलते, वो बोलते हैं इट्स लाइक फा फा,
तो आप लोग भी अगर ऐसे बोल जाए तो समझ जाना आपके अंदर भी अंग्रेज एसेंट है। ये बात, रंगबाजी अलग होती है। जैसे हम कहते हैं कि मम्मी हमको जरा बिस्कुट दे दो, लेकिन यहीं अगर हम बाहर कहीं बढ़िया एकदम फिलिक्स चले जाएं हैं और या बढ़िया कोई मतलब लैंडमार्क चले जाएं और वहाँ पे हम लोग की भाषा ही बदल जाती है। हाँ मम्मा, वी आर सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट, मम्मा आई एम हैविंग सम बिस्किट्स। वरना इसे बोलते हैं मम्मी हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, लेकिन वहाँ बैठ के एसेंट ही बदल जाता है, किड्स। तो वैसे ही वॉट किसकी पावर यूनिट है? पावर नहीं बच्चों, इट्स फार। हम भी यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं ना, तो हम भी रंगबाजी दिखाएंगे, हैं? हम बोलेंगे फार, व्हाई विल से पावर। ओके, जोक अपार्ट, a 25 watt bulb emits monochromatic yellow light of wavelength 0.57 micrometer। तो बेटा वेवलेंथ को 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। पहले तो ये करो, फिर कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। चलो बेटा नोट लिखो, एक रेट पूछा जाए ऑफ एमिशन, रेट कभी भी पूछा जाए पर सेकंड में तो समझ जाना कि वो कह रहा है रे पावर अपॉन एनर्जी, सॉरी बीच में थोड़ा टम्बलिंग हो गई, रेट ऑफ एमिशन पर सेकंड अगर कह रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में 100% पावर दी होगी। फॉर्मूला लगा देना, पावर अपॉन एनर्जी। अब देखो बेटा, पावर हमारा यूनिट क्या होता है? यहां वॉट दिया है, लेकिन वैसे वॉट को अगर हम लोग एसआई यूनिट्स में बदलेंगे तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि जो पावर आएगी हमारी वो जूल पर सेकेंड में आएगी ऊपर। 25 वॉट का मतलब 25 जूल पर सेकेंड, और एनर्जी तो हमारी जूल में ही होती है, तो जूल कटा तो क्या बचा? पर सेकेंड बचा ना। तो वहीं तो पूछ रहा है रेट ऑफ एमिशन निकालना है पर सेकेंड, यानी कि पावर पान एनर्जी जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब आपको पावर तो दी है लेकिन एनर्जी नहीं दी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, Hc/λ, H 6.626 इंटू 10⁻⁻34। C का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा माइक्रोमीटर में दिया था, मीटर में हम बदल चुके हैं। लेट मी टेल यू, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है 34.87 इंटू 10⁻⁻20 जूल। फिर आपको रेट निकालना है तो 25 जूल पर सेकेंड अपॉन 34.87 इंटू 10⁻⁻20 जूल। बस आप इसे कैलकुलेट करिएगा, यू विल गेट दी फाइनल आंसर। तो ये रहा बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स और असाइनमेंट शीट्स अपलोड कर दी हैं, उसे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रैक्टिस शीट 1 देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने 4 से 5 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करवा दिए, बाकी आप लोग ट्राई करो। प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जिसमें आपको दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि वो मैंने अभी उठाया नहीं है, वो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, वो मैं अभी आपको आगे चल के क्लियर आउट कर दूंगा। शीट 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ नियर अल्ट्रा वायलेट फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, ठीक है, इज एब्जॉर्ब बाय अ गैस एंड देन री एमिटेड एज 2 फोटॉन्स। यानी कि एक समझ लो, एक तरीका केस ऐसा है कि ये एक लाइट रे आई, यहाँ पे टकराई, और टकराने के बाद 2 अलग अलग लाइट रेज दे रही है। जो आई है उसका 300 नैनोमीटर वेवलेंथ है, एंड री एमिटेड एज 2 फोटॉन्स, यानी कि मान लेते हैं एक फोटोन ये, एक फोटोन ये। 1 फोटोन इज ऑफ रेड लाइट विद वेवलेंथ, बेटा एक का 760 दिया है। व्हाट वुड बी दी वेवलेंथ ऑफ दी अनदर? दूसरे की निकालनी है, यानी कि उसने एक घूसा मारा और 2 गुंडे गिर गए, यानी कि उस 2 गुंडे की जो औकात है, जो एनर्जी है, उस एक वाले के जिसने घूसा मारा उसके बराबर हुई। समझ रहे ना भाई?
मैं खड़ा हूं, मेरे सामने दो लोग और खड़े हैं, मैंने एक घुसा मारा, दोनों गिर गए एक ही घुसे में, तो जो मेरे पास जो एनर्जी है वो क्या होगी, उन दोनों के बराबर हुई। उसी तरह जो 300 नैनोमीटर का जो फोटोन आया उसने दो टकराने के बाद दो एमिट किए, यानी कि इन दोनों की जो एनर्जी होगी वो इसके बराबर होगी, क्योंकि बेटा हर वेवलेंथ से एसोसिएटेड एनर्जी होती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से। तो हम ये कह सकते हैं ना, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, SC बाय लैम्डा इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा 1 प्लस SC बाय लैम्डा 2। यहां से SC अगर कॉमन ले लें, देखो H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट और C आपकी स्पीड ऑफ लाइट, वो तो कभी बदलेगी नहीं, तो SC कट गया, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2। लैम्डा क्या है 1 बाय लैम्डा, 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर में ही रहने देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को वेवलेंथ चाहिए और एक वेवलेंथ दी है, दो वेवलेंथ दी है और तीसरी वेवलेंथ निकालनी है, तो नैनोमीटर में ही काम आराम से हो जाएगा, वरना जबरदस्ती कैलकुलेशंस बढ़ा दोगे आप लोग। एक की वेवलेंथ दी है 760 प्लस दूसरे की निकालनी है, अ सिंपल कैलकुलेशन, लेकिन फिर भी दिक्कत होगी। कैलकुलेटर है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहां से जो लैम्डा आएगा दैट विल बी योर आंसर। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट 1 पार्ट 2 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर पर जाते हैं।